हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल में। उम्मीद करता हूं गाइस आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी क्लासेस कर रहे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, इस वीडियो को शेयर कर दो। गाइस जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी HAL, HPCL और आपका PGCIL का पेपर हो चुका है। अब जो आगे ट्रैक में पेपर्स मिलेंगे आपको UPPCL, UPRVNL और आपका राजस्थान जेई, साथ के साथ आप सबको पता चल गया होगा UPPSC के अंदर ए की वैकेंसी भी आ गई है। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए सेशंस को आगे डिजाइन करेंगे। अभी तो जेई अकॉर्डिंग है, धीरे धीरे यही वाले क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लो प्रेस, इस वीडियो को कर दो शेयर। सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइज आप सबको बताना चाहूंगा कि आप अनअकैडमी पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप राहुल वर्मन कोड के साथ जुड़ सकते हैं। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ के साथ मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगी। ठीक है गाइज, अगर आप अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो यूज दैट कोड, दैट विल प्रोवाइड यू 10% डिस्काउंट एंड ऑल्सो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे साथ पढ़ने का मौका मिल जाएगा। एसएससी के सेक्शन में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। बेनिफिट क्या है बेटा, सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट है कि डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, आप लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर आप कैटेगरी जो सेलेक्ट करेंगे आप माय डियर, वो स्टेट जेई और स्टेट एई एग्जाम्स की करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आप स्टेट जेई, स्टेट एई एग्जाम्स की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, राहुल वर्मन कोड अप्लाई कीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल योर चॉइस, बट कैटेगरी आपको अब ये रखनी है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स में जाना चाहते हैं तो एसएससी एग्जाम्स में अब आपको लाइव लेक्चर नहीं मिलेंगे, वहां जो रिकॉर्डेड है वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं और बड़ी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अब आप इसी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। टेक्निकल प्लस नॉन टेक आपको सब मिलेगा इसमें। क्लियर? और आप सबके लिए संकल्प बैच स्टार्ट हो चुका है 4 अगस्त से। आज एक और बैच स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। आप इस बैच के अंदर एनरोल्ड हो सकते हैं राहुल वर्मन कोड के साथ। मेरी फ्री क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, टोटली फ्री कंटेंट है। अनलॉक कर सकते हैं राहुल वर्मन कोड के थ्रू। जितना भी स्पेशल क्लास के अंदर मैंने आज तक जितनी क्लासेस ली हैं टोटली आपको ऐप के अंदर मिलेंगी, फ्री मिलेंगी। आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक ही जगह डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। ठीक है, और अपना आकलन भी वहां पर कर सकते हो क्लासेस के अंदर थ्रू दैट लीडर बोर्ड कि आपने कितने क्वेश्चन बनाए, कितने स्टूडेंट आपसे आगे हैं, कितने आपके पीछे हैं, आपकी कहां पर रैंक है, आपने कितने सेकंड्स में आंसर दिया, ये सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आंसर बताइएगा। बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ए वेव बाइंडिंग मस्ट गो एट लीस्ट डैश अराउंड द आर्मेचर बिफोर इट क्लोज बैक वेयर इट स्टार्टेड। कौन सा आंसर होगा भाई? ए वेव बाइंडिंग मस्ट गो एट लीस्ट डैश अराउंड द आर्मेचर बिफोर इट क्लोज वेयर इट स्टार्टेड। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि वेव बाइंडिंग के अंदर क्या होता है, आपका आर्मेचर, पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं? 2। ठीक है, लैप में आपका क्या होता है? टी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दियो। वेव बाइंडिंग में बेटा कौन सी हम बाइंडिंग्स का इस्तेमाल और करते हैं? डमी बाइंडिंग और मैकेनिकल बैलेंस। और लैप बाइंडिंग के अंदर हम यूज करते हैं इक्वलाइजर रिंग का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेवलिंग ऑफ क्रेन्स वेरीज फ्रॉम। ट्रेवलिंग स्पीड क्या होती है भाई क्रेन्स की? आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ।
ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ क्रेन्स वेरीज फ्रॉम, देखो यार क्रेन कैसा सिस्टम होता है, ओवर डैम सिस्टम। इसकी स्पीड कैसी होगी, बहुत लो होगी, है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 to 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है क्रेन की स्पीड। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लोड एंगल आपको 4 पोल का इतना दिया गया है एंड इट्स वैल्यू इज मैकेनिकल डिग्रीज, क्या होगा उसका? द लोड एंगल ऑफ 4 पोल सिंक्रोनस मोटर इज 8 डिग्री। बेटा यूपीपीसीएल टीजे2 को हम डील नहीं करते माय डियर। आप बहुत सारे यूट्यूब पर आपको चैनल मिल जाएंगे, आप वहां देख सकते हो बेटा, नितेश। ठीक है, चलो बेटा इसका फॉर्मूला याद रखो, ईपीएम। ईपीएम मतलब थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू पी बाई 2 मैकेनिकल डिग्री। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री, कितना दिए हैं 8 क्यूएम, तो क्यूएम बराबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। शाबाश बेटा नैन्सी विवेक। नेक्स्ट चलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अंडर लोड विल नीड, कौन सी मोटर की जरूरत पड़ेगी यहां पर? बताओ, रेसिप्रोकेटिंग पंप विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अंडर लोड विल नीड है सिंक्रोनस मोटर, स्क्वायरल केज, इंडक्शन मोटर, रिपल्शन मोटर, डीसीआईएम। माय डियर आपको पता है अंडर लोड की बात हो रही है यहां पर, तो अंडर लोड मतलब नीड हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क इनमें से किसके पास है? सर हमें पता है कि जो इस तरीके से आप शेप देखते हो इसके स्लॉट्स का, तो यहां पर आउटर कंडक्टर है, एक इनर कंडक्टर है। तो आउटर कंडक्टर का एरिया कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, लीकेज रिएक्टेंस इसका कैसा होगा? लीकेज रिएक्टेंस इसका कम है। इनर वाले का एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, और इसका लीकेज रिएक्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। तो स्टार्टिंग में जो करंट फ्लो होता है वो आउटर कंडक्टर के थ्रू होता है। तो स्टार्टिंग में हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मोटर के लिए, ठीक है, जो हैवी लोड को बियर कर रही है। तो डीसीआईएम इसी के लिए आती है, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ये मॉडरेट टॉर्क के लिए रहती है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहते हैं तो आपको डबल डीसीआईएम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बैंडविड्थ क्या होगी सर्किट की बेटा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये है, क्यू का फैक्टर ये है, तो व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। देखो क्यू बराबर क्या होता है? ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ। हमें बैंडविड्थ निकालनी है यहां पर। क्यों? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना दिया बेटा? 175 50 विच इज इक्वल्स टू 3.5 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बताओ बेटा, टू पार्ट टैरिफ इज बेस्ड ऑन, टू पार्ट टैरिफ किस बेसिस पर बेस्ड ऑन होते हैं? बहुत बढ़िया। देखो बेटा आप सभी को पता है कि सर टू पार्ट टैरिफ के अंदर हम एक हिस्सा तो पे किसके लिए करेंगे भाई? जितना भी हम मैक्सिमम डिमांड ले रहे हैं, और बाकी हम पे करेंगे किसके लिए? जो एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर ये बात आप सभी को पता है कि सर जो भी मैक्सिमम डिमांड होगी
तो उसके लिए तो मुझे पे करना ही करना है, और जो भी एनर्जी मैं यहां कंज्यूम करूंगा उसके लिए भी मुझे पे करना है। तो फिक्स चार्ज प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है भाई, इसके लिए फिक्स चार्जेस है भाई, इतना तो देना ही देना है, चाहे यूज करो मत करो। ठीक है, और बाकी आप जो यूज करोगे भाई उसके अकॉर्डिंग आप पर आपका बिल आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, कौन सा मेथड कहते हैं इसे? एक और मेथड कहते हैं हॉपकिंसन मेथड। ठीक है, इट इज हॉपकिंसन मेथड यूज फॉर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गायब हो जाता हूं। हाँ बेटा, इसके अंदर आपको रिलेशन फाइंड करना है वी बाय डी के बीच में, क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। माय डियर, देखो यहां पर मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट है, तो मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? सिर्फ डीसी को मेजर करता है, सिर्फ और सिर्फ डीसी को मेजर करते हैं बेटा यहां से। तो जब डीसी को मेजर करते हैं तो ये जो करंट आ रहा होगा भाई, यहां करंट आ रहा आई, तो जब आई करंट आ रहा है तो ड्रॉप किसके अक्रॉस हो रहा है? सिर्फ आर के अक्रॉस, स्मॉल आर के अक्रॉस। और कैपिटल वीक में अगर हम देखें तो ड्रॉप किसके अक्रॉस हो रहा है? इस आर के अक्रॉस भी हो रहा है, इसके अक्रॉस भी हो रहा है। करंट सीरीज में सेम रहता है, कैंसिल आउट, तो 1 प्लस आर बाय आर, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगानी थी। चलो क्लियर, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? ये देखो इसी तरीके से आप रेंज को एक्सटेंड कर रहे हो, सीरीज में मल्टी, भाई मीटर है, मीटर के साथ सीरीज में मल्टीप्लायर लगा रहे हो भाई, यही तो होता है, जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। रेंज बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहले देखो कितना कम मेजर कर रहा था, अब ज्यादा कर रहा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कन्वेंशनल मेथड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन का? Which of the following method is a conventional method of electrical energy generation? सर सिंपल है, ये तीनों के तीनों जो हैं नॉन कन्वेंशनल मेथड है, और ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है, परंपरागत। ठीक है, परंपरागत है भैया, ये तरीका चला आ रहा है कई सदियों से, सदियों से नहीं 100 साल से तो चल ही रहा है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा, यहां पर रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज नॉन एज। The ratio of intensity of magnetization to the magnetizing force is known as successibility, m by h ना, या m बराबर काई एम एच, काई एम बराबर म्यू आर माइनस वन। ठीक है, तो यहां पर होता ऑप्शन नंबर ए। याद रखो बेटा इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और फोर्स, इनका रेशियो होता है सक्सेसिबिलिटी, मतलब आपका मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो पा रहा है। नेक्स्ट सवाल बेटा, 10वां सवाल आसान है। आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, पैरेलल में सभी सेम है, एन रेजिस्टर्स, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? तो पैरेलल के अंदर आपका आर बाय एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, शाबाश गाइस, गुड।
सीरीज में होता तो क्या होता, एनआर हो जाता। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन गाइस, बताओ। अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं मीटर वोल्ट मीटर की रेंज, तो आप क्या यूज करेंगे? हाउ विल यू एक्सटेंड द रेंज ऑफ मेजरमेंट इन केस ऑफ एनी ammeter एंड वोल्ट मीटर? सिंपल है सर, एमीटर की रेंज एक्सटेंड करना है तो पैरेलल में मैं लगा दूंगा शंट रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है तो सीरीज में लगा दूंगा मैं एक नॉन इंडक्टिव सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यार, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। नेक्स्ट 12वां सवाल, बताओ बेटा। देन द फॉर्म फैक्टर ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट विल बी गिवन एज। If the RMS value and the average value of half wave rectifier alternating current are Im by 2 and Im by pi, then form factor of the half wave rectifier current will be given as। बेटा देखो, फॉर्म फैक्टर क्या होता है मेरे बच्चे, आरएमएस ओवर एवरेज। तो यहां पर आरएमएस क्या हो गया, Im बाई 2, एवरेज हो गया Im बाय पाई, तो क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया कि नहीं हो गया। चलो ऑप्शन नंबर सी कितना इंपॉर्टेंट है, देखो आपको आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू पता है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप फुल वेव के लिए लेते तो आरएमएस क्या हो जाता, Im बाय रूट 2, और यहां पर एवरेज हो जाता 2Im बाय पाई। ठीक है, चलो पता होनी चाहिए सब चीजें छोटी छोटी। नेक्स्ट, इल्यूमिनेशन लेवल फॉर द इंपॉर्टेंट शॉपिंग सेंटर एंड रोड जंक्शन। रोड्स जंक्शन और इंपॉर्टेंट शॉपिंग सेंटर के लिए कितना इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए? बताओ। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन। इससे याद रखो, इल्यूमिनेशन की आपको यूनिट भी पता चल रही है, ह्यूमन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन बेटा आपकी आंखों के सामने, बताओ। द इक्वेशन फॉर द वोल्टेज वेव इज, वोल्टेज वेव ये दी गई है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सर सिंपल है, मैं कंपेयर कर लूंगा इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, है ना। ये होता है ओमेगा, तो ओमेगा की जगह आप दे रहे हो हमें पाई, 2 पाई, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई कैंसिल आउट, तो एफ बराबर हो गया 1 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेयर इज फेस इज 30 डिग्री, तो यहां से क्या पता चल रहा है प्लस, कि जो भी यहां पर वोल्टेज है वो लीड कर रही है रेफरेंस से। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में आई डियर, ठीक है। 15th क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, बैटरी ऑफ द फ्लैश लाइट डेवलप ए 3 वोल्ट, द करंट थ्रू द बल्ब इज दिस, कैलकुलेट द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बल्ब इन द 5 मिनट पीरियड।
बिल्कुल सर, एनर्जी क्या होता है माय डियर? 3 वोल्ट, 200 -3, 5 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, 5 मिनट को 60 पे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 60 से कन्वर्ट डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आवर में कन्वर्ट करने के लिए तो कितना हो गया? 50 मिली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। सर्किट दिया गया है, यहां पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है V1 एंड V2 की। क्या होगा V1 एंड V2 का क्या वैल्यू होगा? बहुत ही बढ़िया, देखते ही इसे टिक कर देंगे यार, क्योंकि अगर आप बता चुके हैं करंट एंटर होती है तो वोल्टेज ड्रॉप ऐसे होता है, और एग्जामिनर आपसे इस तरीके से पूछ रहा है तो V1 का जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आप बिना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप करना चाह रहे हैं कैलकुलेट V1 को, तो कर लो यार, I1 R1। ठीक है, कितना भाई? 25, 4, ये कितना हो गया? 100। 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 0.1 माइनस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर? देखो यार, ये क्वेश्चन देखने में आपको इतना बड़ा लग रहा होगा और काफी बच्चों को ये लगेगा यार इस क्वेश्चन के अंदर है क्या। अगर आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हो तो V बराबर L di/dt है ना, अप्लाई कर सकते हो, और यहां पर di/V/L dt को इंटीग्रेट कर दो। बट माय डियर, इसे आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी, क्योंकि आपको पता है प्योरली इंडक्टिव कॉइल दी है। तो अब इतना आपको पता है कि वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो अगर वोल्टेज आपका ऐसे जा रहा है तो उससे 90 डिग्री लैग करेगा। तो यार एक बात बताओ, 90 डिग्री का प्योर लैग आना है, तो यहां पर अगर ये जीरो है वोल्टेज के अंदर, तो 90 डिग्री यही तो होगा, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी लैग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन बताएं क्या होगा राइट आंसर यहां पर? वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर आपको इतना दिया गया है, नो लोड ईएमएफ आपको इतना है, रेटेड टर्मिनल आपको इतना दिया है, तो क्या आप निकाल नहीं सकते? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, आप हमें बता चुके हैं कि नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड, है ना, अल्टरनेटर के लिए। तो यहां पर कितना भाई, नो लोड पर आपका 2400 है, 3000 है, डिवाइडेड बाय 3000 कर दो तो माइनस का 20% आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। और जाहिर सी बात है यार, लीडिंग पावर फैक्टर पर तो नेगेटिव पावर फैक्टर में नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है आपको। ठीक है, बट अल्टरनेटर में याद रखना बेटा, इस नेगेटिव लीडिंग पावर फैक्टर पर आपको तीनों मिल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ दैट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
19th. Not used a damping torque in measuring instrument. बता बेटा 19 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दियो बेटा, ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल जो होता है वर्टिकल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट में होता है। ठीक है बेटा, वो मैंने स्पेशल क्लास में करवाया है, यूट्यूब पे नहीं कराया। ठीक है चलो क्लियर। तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क है, ना कि डैम्पिंग टॉर्क। कोई नहीं, रिवीजन कर लो यार, क्या टेंशन। एयर फ्रिक्शन किस में यूज करते हैं अपन? मूविंग आयरन में। एडी करंट किस में यूज करते हैं? पीएमएमसी के अंदर, हॉट वायर मीटर में, हॉट वायर मीटर में, और आपका एनर्जी मीटर में। फ्लूइड फ्रिक्शन में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट, कल तो क्लास ही नहीं ली यार मैंने। नेक्स्ट, डिटरमाइन द आउटपुट क्या होगा बेटा? यस यस यस, कर लो यार, है ना। जल्दी बाइंड अप करेंगे, नो नीड टू गेट वरी। कितना होगा यार? अरे सर जी बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, तो देखते ही लिख रहा है हमें। एफिशिएंसी क्या होता है भाई आपका? सर आउटपुट ओवर इनपुट। तो आउटपुट यहां पर क्या हो गया? इनपुट। तो ये कितना हो गया? 80% हो गया, मल्टीप्लाई बाय इनपुट। इनपुट आपको पता है, इक्वल्स टू कितना बनेगा बेटा? देखो ये जाएगा 176, 176, 6 अट्ठे, हाँ 6 8 या 48, एक ही आ रहा है इसमें ऑप्शन नंबर। बेटा 8 एम्पियर है करंट। अच्छा आपको दिख नहीं रहा, वेट 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 वेट, सॉरी माय डियर, सॉरी सॉरी। लो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, what will be the effect of critical voltage required for the formation of corona if bundle conductor are used? क्या असर होगा बेटा क्रिटिकल वोल्टेज पर? बताओ। अरे सर सिंपल पता है कि जो बंडल कंडक्टर होते हैं, बंडल कंडक्टर को बनाया इसलिए गया था कि 275 केवी के ऊपर जो आपका कोरोना इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, काफी ज्यादा होता है। उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। तो बंडल कंडक्टर्स का डिजाइन किया गया जिससे आप जीएमआर को इंक्रीज कर देते हो। जीएमआर इंक्रीज होने से माय डियर व्हाट विल हैपन? क्रिटिकली डिस्ट्रक्टिव voltage will get increased. When this value will increased, ठीक है, ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो बेटा फिर ये क्या होगा? कोरोना लॉसेस विल डिक्रीज। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये पूछ रहा है हमसे क्रिटिकल वोल्टेज के बारे में। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ बेटा क्या होगा राइट आंसर? कैसे ट्रांसफर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर पावर एनर्जी? 22वां सवाल।
बिल्कुल सही जवाब। एनर्जी इज ट्रांसफर बोथ इंडक्टिवली कंडक्टिवली। ज्यादातर किससे होती है? कॉमन वाइंडिंग होती है, तो फिजिकली कनेक्टेड रहता है आपका प्राइमरी सेकेंडरी। तो माय डियर कंडक्टिवली सबसे ज्यादा ट्रांसफर होती है 90% के लगभग, इंडक्टिवली लगभग 10% के लगभग। नेक्स्ट, काफी अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लगाओ यार 23वां सवाल। What is the value of current I in the following network at time t equals to this? देखो बेटा यहां पर तो ये ओपन हो गया और एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे 6 सेकंड के ऊपर। तो यार जब यहां पर 5 पे आप इसे क्लोज कर रहे हो तो 6 सेकंड मतलब क्लोज कर दिया, इसके बाद क्या आएगा? 6 सेकंड ही तो आएगा। तो ये वाला सर्किट तो डिस्कार्डेड हो गया क्योंकि ये तो मेमोरी एलिमेंट है ही नहीं, है ना भाई। इसके पास तो कोई मेमोरी होती ही नहीं है, कोई चार्ज स्टोर करता नहीं है, ये तो एनर्जी को डिसिपेट ही करता है रेजिस्टेंस। तो सर्किट सिर्फ यही रह गया आपका। 4 मिलियन। नेक्स्ट, चौबीसवां सवाल। क्या होगा बेटा यहां पर? कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद टाइम। तो यार यहां पर बात हो रही है मेरे बच्चे आपसे पावर की। किसकी बात हो रही है? पावर की। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद टाइम, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई, है ना। तो यहां पर वर्क डन अपॉन चार्ज और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन दोनों का अगर आप करो तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए। मेरे बच्चे 4 एम्पियर कैसे आएगा मुकेश? देखो यहां किलो भी तो लगा है ना, किलो ओम, तो ऊपर जाके मिली नहीं बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, 25वां सवाल। 25वां सवाल बताओ बेटा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपकी? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स माय डियर, सभी को पता है कि सर ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अपना ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में। एक्सटर्नल की बात करते हैं सर आप, तो ये होता है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में। तो यहां पर बात होगी ऑप्शन नंबर सी, ऑन लोड जनरेटेड ईएमएफ एंड दिस, ठीक है। एक होता है आपका ओसीसी, नो लोड जनरेटेड ईएमएफ, फील्ड करंट, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए हर हाल में। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ बेटा, डिटरमाइन द ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा? तो यार इमोशनल ईएमएफ क्या होता है सर? बीएलवी साइन थीटा। इमोशनल ईएमएफ होता है बीएलवी साइन थीटा, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो बी आपको कितना दिया है गुरुजी? एक। लेंथ आपको कितनी दी गई है? 50, 10 का पावर -2 कर दो। और लेंथ राइट एंगल
एंगल भी आपको 90 डिग्री का दिया गया और वेलोसिटी आपको दी गई है 50। ठीक है, 25 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चले बेटा, आगे चले। नेक्स्ट बताओ बेटा, इस आई करंट का वैल्यू कितना होगा? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सवाल लेकिन काफी अच्छा सवाल है। 8 में 1 नंबर में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बताओ बेटा, करंट आई वैल्यू कितना होगा? देखो बेटा, ये आपको 15 दिया है, ये आपको 3 दिया है और ये आपको मेरे बच्चे 5 दिया है ना। तो देखो यहां पर ध्यान रखो, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना बच्चे, कि आप इसमें सुपर पोजिशन लगा सकते हो, जो भी नया स्टूडेंट है। ठीक है, सुपर पोजिशन लगाने पर आप डायरेक्ट निकाल लोगे। अदरवाइज हमें पता है कि अगर इसके अक्रॉस 15 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी कितना है, 15 वोल्ट लग रहा है। भाई किसी का 6 एम्पियर तो नहीं आ रहा, वो 6 एम्पियर वाला भी हो तो लगा देता हूं ई ऑप्शन। तो बच्चा ऐसे मत करना आप, क्योंकि जब आप इसे शॉर्ट करोगे तो ये इसका 3 एम्पियर सारा का सारा यहां चला जाएगा, और जब आप इसे ओपन करोगे तो यहां पर 15 सिर्फ ये, यानी इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स की वजह से होता है। और हम सब जानते हैं कि जब करंट और वोल्टेज आइडियल सोर्सेज आपस में पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो डोमिनेटिंग कौन सा सोर्स होता है? सर वोल्टेज सोर्स। और जब सीरीज के अंदर लगते हैं तो ये कौन सा सोर्स बनता है? करंट सोर्स। ये बनता है वोल्टेज सोर्स। तो जो भी वोल्टेज दे रखे उससे लगाकर सीधा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 28वां सवाल। Which of the following motor is preferred for driving? Compressor, variable head, centrifugal pumps, rotatory press, circular saws and elevator? सर जी, जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर सॉज, आरी मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रेस, ये शॉर्ट टाइम इंटरमिटेंट लोड है, तो इनके लिए सबसे अच्छी मोटर होती है कॉम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया। हाँ यार, 29 क्वेश्चन, 29 30 क्वेश्चन। 30वां सवाल आपकी आंखों के सामने, मैं गायब हो रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ऑप्शन देख सको। क्या होगा भाई फॉर्मूला? देखो सर जी, आपने W बराबर तो बताया एनर्जी, ठीक है, W बराबर बताया आपने एनर्जी, और P बराबर आपने बताया पावर। तो सर यहां पर देखते ही पता चल रहा है भाई ये तो फॉर्मूला नहीं है, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है पावर का। एनर्जी यहां पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन पावर, पावर का ये कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बचा क्या? P बराबर VI और एनर्जी बराबर पावर को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो ठीक है गाइस,
अन अकेडमी में आप जुड़ सकते हैं गाइस। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर अब आपको कोर्स परचेज करना है। एसएससी एग्जाम के अंदर अगर जुड़ना चाहते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर ही आपको मिलेंगे। ठीक है, वहां पर अब जो भी आपको नया कोर्स लेना है आप इसी कैटेगरी में बाय करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो, अच्छे रहो। और संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हो राहुल वर्मन कोड के साथ। नॉन टेक की तैयारी करना चाहते हो सीजीएल वगैरह की, तो आप भी तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आप, और एसएससी में भी आप मेरे कोड के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। किसी अपने दोस्त को रेकमेंडेड कर सकते हैं मेरे कोड के। ठीक है, और आप सबको मैं ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस कैटेगरी के अंदर दोबारा से कराने वाला हूँ, और वो भी नए लेवल पर, एक अलग और अच्छे लेवल पे, कि आप डिप्लोमा और दोनों लेवल को टैकल कर पाओ जेईई एग्जाम्स। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब